नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के नेताओं का गजब हाल है। बात बात में लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते रहते हैं, मगर ज़्यादातर अपने मिजाज में पूरी तरह से सामंती और अलोकतांत्रिक किस्म के होते हैं। इस घोड़े पर पूरे सामंती जश्न के साथ जो शख्स बैठे हैं वह भी भारत के एक नेता हैं। नाम है इनका मुकेश चंद्रकांत दलाल। लोकसभा चुनाव अभी खत्म ही नहीं हुआ है, मगर मुकेश दलाल भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अपने निर्विरोध जीत पर मुकेश चंद्रकांत दलाल ने कहा है कि यह जनता की जीत है। इससे यह साबित होता है कि कोई कितनी भी साजिश कर ले, मगर जीत जनता की ही होती है। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं कि सूरत में जो हुआ है उसमें जनता की जीत हुई है या जनता की हार हुई है, साजिश की जीत हुई है या लोकतंत्र की जीत हुई है। तो बात यह है कि गुजरात की सूरत में जो हुआ है वह एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भारत के चुनावी लोकतंत्र को कितनी गहरी बीमारी लग चुकी है। लोकसभा चुनाव का मतलब यह होता है कि जिसको भी लगता है कि वह अपनी लोकसभा सीट से जनता का सबसे सशक्त प्रतिनिधि हो सकता है, वह अपना नामांकन दाखिल करे, जनता के बीच जाए और जनता यह तय करे कि वह जनता का प्रतिनिधि होगा या नहीं। अगर उम्मीदवार पर किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है ताकतवर समूह की तरफ से, तो उम्मीदवार शासन प्रशासन से शिकायत करे और शासन प्रशासन कार्रवाई कर चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी को संभाले। यही शासन प्रशासन का दायित्व होता है। मगर जो सूरत में हुआ है वह वैसा है जैसे साल 2014 के बाद दिख रहा है कि भारत का पूरा सिस्टम, भारत का पूरा शासन प्रशासन भाजपा के पीछे खड़ा होकर के भाजपा को चुनाव जितवाने में लगा हुआ है। अब जो सूरत में हुआ है थोड़ा उसे देखिए। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस सहित 8 उम्मीदवार खड़े हुए थे। कांग्रेस की तरफ से नीलेश कुंभानी खड़े हुए थे। नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया। इनकी जगह पर कांग्रेस की तरफ से जो डमी कैंडिडेट खड़े हुए उनका भी नामांकन रद्द हो गया। बाकी जो 6 उम्मीदवारों के साथ तथाकथित ऑपरेशन लोटस चला, इन्होंने भी अपना नामांकन अंतिम दिन नामांकन के दिन वापस ले लिया। इस तरीके से सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी मुकेश दलाल विजयी हो गए। जीत का जश्न मनाते हुए पूरे सामंती ठसक के साथ घोड़े पर बैठ गए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और कानून ने पूरी ईमानदारी के साथ काम न किया तो संभव है कि कुछ दिनों बाद यह भी संविधान की शपथ लेकर संसद में बैठे सांसद के तौर पर देखे जा सकते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन इसलिए रद्द हुआ जिसलिए रद्द हुआ वह भी बड़ी हास्यास्पद बात है। उनका नामांकन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि उनके प्रस्तावकों ने फर्जी हस्ताक्षर किए थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यह बताती है कि नीलेश कुंभानी नामांकन के दिन अपने तीनों प्रस्तावकों को अपने साथ नहीं ले गए थे। ये तीनों प्रस्तावक भी नीलेश कुंभानी के बेहद करीबी रहे हैं। 3 प्रस्तावक में भांजे हैं, बहनोई हैं और एक बिजनेस पार्टनर शामिल हैं। जब नामांकन पत्र की जांच शुरू हुई तो भाजपा के एजेंट ने चुनावी अधिकारी से शिकायत की कि कांग्रेस को उम्मीदवार का नामांकन पत्र फर्जी है, प्रस्तावकों का हस्ताक्षर फर्जी है। चुनाव एजेंट ने विरोध दर्ज किया। चुनाव अधिकारी के कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले ही नीलेश कुंभानी के तीनों प्रस्तावक मतलब बहनोई, पार्टनर और भांजे ने हल्फनामा देकर के यह कबूल किया कि उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। इसके बाद तीनों का आता पता नहीं है। कुंभानी का नामांकन दाखिल करने और वापस लेने के अंतिम दिन पर भी तीनों प्रस्तावकों पेश नहीं हो पाए। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन ही रद्द कर दिया। इसी तरह से डमी प्रत्याशी का भी फर्जी हस्ताक्षर की वजह से नामांकन रद्द हो गया। यह बात कागजी तौर पर पूरी तरह से सही लग सकती है, मगर कागजी तौर पर मत सोचिए, इस तरीके से सोचिए कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी। भाजपा को करीब 74% वोट मिले थे, मतलब 26% लोगों ने भाजपा को नहीं चुना था। यह आंकड़ा तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर वोटरों का बनता है। इनमें से 2,47,000 वोट केवल कांग्रेस को मिले थे। कहने का मतलब यह है कि साल 2019 के चुनाव में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने भाजपा को नहीं चुना।
यानी यह बात तो सबूत के तौर पर मौजूद है कि सूरत में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने लोकसभा प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर नहीं चाहते। यानी यह बात तो सबूत के तौर पर मौजूद है कि सूरत में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने लोकसभा प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा के उम्मीदवार को नहीं चाहते हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जिनके बीच में कोई भाजपा के खिलाफ लड़ सकता है, मगर जो हुआ है वह यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के तीनों प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो देश भर में चुनाव लड़ती है, राज्य भर में चुनाव लड़ती है, उसके प्रस्तावकों के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सभी प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी होना, यह बात पचाई नहीं जा सकती है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो कागज पर दिख रहा है असली हकीकत उससे कहीं अलग हो? इसके बाद बाकी के 6 उम्मीदवार भी अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। जिन 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया है उन सब की आत्मा ने तो यह कहा नहीं होगा कि भाजपा के सामने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग देना है। इसकी संभावना तो मजबूत बनती है कि साम दाम दंड भेद जिस तरह की भी रणनीति होती है उसका इस्तेमाल तो किया ही गया होगा। तथाकथित ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल किया गया होगा। बसपा के प्रवक्ता सतीश सोनवणे का बयान है कि जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी तो बसपा के प्रत्याशी प्यारेलाल भारती से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो बसपा के प्रवक्ता सतीश सोनवणे ने निर्वाचन अधिकारी से प्यारेलाल को पुलिस सुरक्षा देने का निवेदन किया था। बसपा ने यह भी आरोप लगाया है कि प्यारेलाल को विभिन्न नंबरों से धमकियां मिल रही थी, इसीलिए पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिख करके सुरक्षा की मांग की गई थी। इस संदेशा को भी समझिए। इस पूरे पृष्ठभूमि में आप मुकेश दलाल की जीत को देखिए। आप क्या कहेंगे? आप यही सारे प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि सूरत के 16 लाख से ज़्यादा वोटरों के बीच भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होने के लिए एक भी उम्मीदवार नहीं मिला। ऐसे कैसे हुआ कि जब साफ साफ दिख रहा है कि साल 2019 के चुनाव में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग भाजपा के खिलाफ खड़े थे, तो भाजपा से लड़ने के लिए एक भी उम्मीदवार सामने क्यों नहीं आया? आपके मन में यही सवाल पैदा होगा कि कांग्रेस से लेकर के बाकी 7 उम्मीदवार अपने मन से तो चुनाव छोड़ने वाले नहीं थे। कुछ ना कुछ तो ऐसा दबाव जरूर होगा जिसकी वजह से इन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी है। इसमें पूरी तरह से शासन प्रशासन फेल साबित हुआ है। उस दबाव से इन्हें मुक्त रखने में शासन प्रशासन वह माहौल नहीं दे पाया जिसके भीतर भाजपा के खिलाफ कोई खड़ा हो पाए। इसके अलावा आप कांग्रेस से भी सवाल पूछेंगे कि कांग्रेस ऐसे लचर उम्मीदवारों को क्यों चुनती है जिनके व्यवहार से ही ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए खेल रहे हैं। अपने प्रस्तावक के तौर पर बहनोई, भांजे और बिजनेस पार्टनर को शामिल किया है। क्या कांग्रेस को एक भी ऐसा उम्मीदवार सूरत में नहीं मिला जो भाजपा के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ सके? इसके साथ सवाल सूरत के उस मजबूत नागरिक समाज से भी बनता है कि क्या सूरत के प्रभावशाली और मजबूत नागरिक समाज के बीच एक भी ऐसा नागरिक नहीं है जो भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ सकता है? यह सारे सवाल मिलाकर यही जवाब देते हैं कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही गहरी बीमारी में जकड़ा हुआ है। भारत के लोकतंत्र को बर्बाद करने की बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। लगातार यह प्रमाण मिल रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बर्बाद करने की बहुत गहरी साजिश रची जा रही है, जिसमें जीत भले किसी की भी हो मगर हार केवल जनता की होती है। अब इस पे भी बात कीजिए। जो नोटा होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह नन ऑफ द अबव है, उनके संवैधानिक अधिकार का क्या? वह तो जाकर के यह दर्ज ही करने वाले थे कि भाई हम इनको भी नहीं चुनेंगे, इनको भी नहीं चुनेंगे, हम इनमें से किसी को भी नहीं चुनेंगे। साल 2019 के चुनाव में तकरीबन 10,000 लोगों ने नोटा पर वोट दिया था। तो चुनाव ना होने की वजह से उन नोटा वालों का भी जो संवैधानिक अधिकार है उसे छीन लिया गया है। बाकी कुछ और जानकारी भी ले लीजिए। गुजरात राज्य बनने के बाद 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में सबसे पहले मोरारजी देसाई सांसद चुने गए थे। उसके बाद से लेकर अब तक सूरत सीट से कोई भी निर्विरोध नहीं चुना गया है। यह पहली बार हो रहा है कि सूरत लोकसभा सीट में ना चुनाव हुआ, ना वोटिंग हुई और निर्विरोध चुन लिया गया। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के 10 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए थे। साल 1951 से लेकर के अब तक तकरीबन 34 बार निर्विरोध सांसद चुने जा चुके हैं। मतलब यह घटना पहली बार नहीं हो रही है। बाकी एक खबर यह भी है
कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जिस तरीके का मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण दिया था, जिसमें मुसलमानों को घुसपैठिया बताया था, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया था और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि वह माताओं, बहनों और औरतों के मंगलसूत्र और सोने के गहने को इकट्ठा करके लोगों में बांट देगी। नरेंद्र मोदी की इस हेट स्पीच पर चुनाव आयोग अब तक चुप है और चुनाव आयोग में नरेंद्र मोदी के इस हेट स्पीच पर कार्रवाई करने के लिए अब तक तकरीबन 17,000 से ज़्यादा नागरिकों ने चिट्ठी लिख करके यह मांग की है कि नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई होनी चाहिए इस हेट स्पीच के लिए। इतना सब होने के बावजूद भी भारत का चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है, चुपचाप सब कुछ देख रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी अगले चुनावी सभा में जाकर फिर यही कह रहे हैं कि राजस्थान के बांसवाड़ा में जिन्होंने बात कही है वह बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस वाले उनको झूठी गाली दे रहे हैं। यह बात सुनने के बाद भी चुनाव आयोग ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जिस तरीके का झूठा और नफरती भाषण दिया है, उस भाषण पर अगर वाकई भारत में चुनाव आयोग होता तो उन्हें मुस्लिम धर्म को निशाना बनाकर, मुस्लिम धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर लोगों को कांग्रेस से वोट न देने की अपील करने के लिए चुनावी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता। नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी छीन ली जाती, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता, उन पर जुर्माना भी लगता और उन्हें 3 साल की सजा भी होती। मगर यह सब तब होता जब वाकई में भारत में कोई ईमानदार चुनाव आयोग होता। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।